मुद्रा तिजोरी निम्न में से है? ऑप्शन 1, बैंक की किसी ब्रांच में मौजूद नोट और सिक्कों की कुल मात्रा। ऑप्शन 2, बैंक के पास मौजूद नोट और सिक्कों की कुल मात्रा। ऑप्शन 3, ऐसा गोदाम जहां नोट रखे जाते हैं। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। रिजर्व बैंक नोटों को बांटने के लिए कुछ चुनिंदा बैंक की शाखाओं को करेंसी चेस्ट के रूप में नामित करता है और इन शाखाओं में रिजर्व बैंक की तरफ से आए हुए नोट रखे जाते हैं। इन करेंसी चेस्ट से अलग अलग सिक्कों को रखने के लिए बैंक में कॉइन डिपो भी बनाए जाते हैं। करेंसी चेस्ट और कॉइन डिपो की संख्या हर साल बदलती रहती है। क्या आपको पता है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा या रूस? उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलों को ग्रेट लेक्स बोला जाता है। ये झीलें हैं ओंटारियो, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और सुपीरियर। सरफेस एरिया के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर यूएसए और कनाडा दोनों के साथ सीमा साझा करती है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा यूएसए में पड़ता है, इसलिए यहाँ यूएसए उत्तर सही है। क्या आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्राचीन भारत में सिक्कों के निर्माण में निम्न में से कौन सा पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? ऑप्शन 1, सिक्के के आकार। ऑप्शन 2, सिक्के की आकृति। ऑप्शन 3, सिक्के का भार। ऑप्शन 4, सिक्के पर चिन्ह। भारत में सिक्कों का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में होने लगा था। सबसे पहले शुरू होने वाली मुद्राओं को काशार्पण बोला जाता था। ये मुद्राएं महाजनपदों में चलती थी, लेकिन कुछ महाजनपदों ने जल्द ही अपने चिन्हों को छापकर मुद्राएं चलानी चालू कर दी। इन नई मुद्राओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनके ऊपर छपे हुए निशान होते थे, जो ये बताते थे कि सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है। क्या आपको पता है कि शुरुआती सिक्के किन धातुओं के बने होते थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन सी है? एंडीज पर्वत, हिमालय, पायरेनीज पर्वत या आल्प्स? कुछ सालों पहले माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन नेपाल और चीन द्वारा हुए सर्वे में इसकी ऊंचाई बढ़कर 8,886 मीटर हो चुकी है। ऊंचाई के लिहाज से समुद्र तल से ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यही है, लेकिन एवरेस्ट के अलावा भी हिमालय में केटू और कंचनजंगा जैसी बहुत सी चोटियां पाई जाती हैं, जो दुनिया की अन्य चोटियों से ऊंची हैं। क्या आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीर शैव आंदोलन कहाँ प्रचलित हुआ? उड़ीसा में, असम में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? वीर शैव आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में बसवन्ना और उनके 2 सहयोगियों अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी के द्वारा की गई थी। इन लोगों का मानना था कि सभी मनुष्य बराबर हैं, इसलिए ये लोग नीची जाति और महिलाओं के साथ होने वाले बुरे व्यवहार के खिलाफ थे। ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। क्या आपको पता है कि चैतन्य महाप्रभु किस राज्य से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन 1, जोहान्सबर्ग। ऑप्शन 2, सिंगापुर। ऑप्शन 3, न्यूयॉर्क। ऑप्शन 4, लंदन। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं के व्यापार के लिए कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट्स होती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मेटल एक्सचेंज मार्केट लंदन मेटल एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1877 में की गई थी। शुरुआत में यहाँ केवल कॉपर का ट्रेड होता था, लेकिन कुछ समय में ही जिंक और लेड का भी ट्रेड होने लगा। आज यहाँ पर लगभग सभी धातुओं का व्यापार होता है। क्या आपको पता है कि भारत का लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा स्थान है? कमेंट बॉक्स में बताएं। डफरिन रिपोर्ट निम्न में से किस चीज से संबंधित थी? ऑप्शन 1, शिक्षा में सुधार। ऑप्शन 2, अर्थव्यवस्था में सुधार। ऑप्शन 3, प्रेस में सुधार। ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं।
लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 के बीच रहा। इनके कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का गठन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचदेह घटना काफी प्रमुख रही। 1888 में लॉर्ड डफरिन ने एक रिपोर्ट पेश की जिसे डफरिन रिपोर्ट बोला जाता है। चूंकि ये रिपोर्ट बंगाल में गरीबों की दशा को लेकर थी, इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही होगा। क्या आपको पता है कि हंटर रिपोर्ट किस चीज से संबंधित थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्न में से किस देश के भाग हैं? यूएसए, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड पापुआ न्यू गिनी में स्थित दो द्वीपों के नाम हैं। इन दोनों के नाम शुरुआती यूरोप उपनिवेशवादियों ने रखे थे। इनके अलावा यूएसए में 6 राज्यों मेन, वर्मांट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट को मिलाकर न्यू इंग्लैंड कहा जाता है। यूएसए में सबसे पहले आने वाले अंग्रेजों ने 1620 में मैसाचुसेट में बसना चालू कर दिया था। क्या आपको पता है कि उसको आज़ादी किस वर्ष में मिली थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन बीजक के लेखक थे? कबीर, नामदेव, गुरु नानक या चैतन्य? बीजक आधुनिक बघेली भाषा में लिखी गई शुरुआती पुस्तकों में से एक है। ये कबीर के द्वारा रची गई सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है और कबीरपंथी लोग इसको फॉलो करते हैं। कबीर की रचनाओं ने न केवल भक्ति आंदोलनों को प्रभावित किया, बल्कि इनके कुछ दोहों को सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल किया गया है। क्या आपको कबीर की दूसरी रचनाओं के नाम पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। इनमें से कौन सा अंग मनुष्य के शरीर में सबसे नया खोजा गया अंग है? ऑप्शन 1 ट्यूबारियल ग्लैंड्स, ऑप्शन 2 इंटरस्टिशियम, ऑप्शन 3 पेटेंट फोरामेन ओवेल, ऑप्शन 4 यूरेटर। जैसे जैसे नई तकनीक का विकास होता जा रहा है, वैज्ञानिकों को कुछ सालों के अंतराल पर मानव शरीर में नए अंग भी मिलते जा रहे हैं। एक नए पीईटी स्कैन, जिसे पीएसएमए कहते हैं, की मदद से वैज्ञानिकों ने नाक और गले के मिलने वाली जगह पर ट्यूबारियल ग्लैंड्स नाम के नए अंग खोजे हैं। ये अंग एक तरह की ग्रंथियां हैं जिनसे सलाइवा निकलता है। क्या आपको पता है कि मानव सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिलता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। जमात खाना मस्जिद को निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह के पास लाल बलुआ पत्थरों की बनी जमात खाना मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद में आज भी नमाज पढ़ी जाती है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसके बेटे खिज्र खान ने करवाया था। यही वजह है कि इसको खिलजी मस्जिद भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, लद्दाख पठार, मालवा पठार। दुनिया में सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। लद्दाख का सबसे नीचा स्थान भी समुद्र तल से 2500 मीटर ऊंचा है, जबकि इसका सबसे ऊंचा स्थान सल्तोरो कांगरी की ऊंचाई 7742 मीटर है। सल्तोरो कांगरी को K10 भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि लिटिल तिब्बत नाम से किस जगह को बुलाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों की जातीयता निम्न में से क्या थी? मंगोल, जाट, अफगान या तुर्क? खिलजी गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले दूसरे वंश के राजा थे। इन राजाओं ने दिल्ली सल्तनत पर 30 साल राज किया। वैसे तो इनके पूर्वज तुर्क और अफगान दोनों से जुड़े हुए थे, लेकिन तुर्की के खिलजी लोगों से इनकी निकटता ज़्यादा है, इसलिए इनकी जातीयता तुर्क ज़्यादा थी और अफगान कम। क्या आपको पता है कि खिलजी वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताएं।
अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? ऑप्शन 1 चाय की, ऑप्शन 2 कपास की, ऑप्शन 3 जूट की या ऑप्शन 4 कॉफ़ी की। कॉफ़ी दुनिया में पेट्रोलियम के बाद दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तु है। वैसे तो इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन सारी प्रजातियों में से कुछ प्रजातियों का ही व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रजाति अरेबिका है, जो कुल कॉफ़ी उत्पादन का 60% भाग बनाती है। इसके बाद उत्पादन के मामले में रोबस्टा कॉफ़ी आती है, जिसका मुख्य उत्पादक वियतनाम है। क्या आपको पता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अरबी सिक्का और चांदी का टका चलाया? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। टका या टंका मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में लंबे समय तक मुख्य मुद्रा रही। चांदी का टका और तांबे के जीतल की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। एक टका 175 ग्रेन का हुआ करता था। बाद में बलबन ने सोने का टका भी जारी किया। अगर बात करें अरबी सिक्कों की, तो इन्हें भी सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। क्या आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? कलोल, अंकलेश्वर, मेहसाना या डिगबोई? भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों में पाए जाने वाले ज़्यादातर तेल क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और उसके आसपास के इलाकों में मिलते हैं। इनमें से असम की डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन हुगरीजन प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। इन तीनों में से भी डिगबोई सबसे जाना माना तेल क्षेत्र है और यहाँ पर एशिया का सबसे पुराना तेल का कुआं स्थित है। इसके अलावा अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना और सांदन जैसे तेल क्षेत्र गुजरात में मिलते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन किस जगह से होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली सल्तनत के जिस शासक ने कहा राजपत रिश्तेदारी नहीं जानती, वो है बलबन, इल्तुतमिश, रजिया या अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां राजा था। बलबन अपने शासनकाल में नोबल्स पर अपना काबू बनाए रखने के लिए जासूसों का प्रयोग करता था, जिन्हें बरीद बोला जाता था। बलबन अपनी गद्दी को लेकर इतना ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता था कि उसने अपने भाई को भी जहर देकर मरवा दिया था। उसका मानना था कि राजा के पद के आगे रिश्तेदार और जनता बराबर हैं। क्या आपको पता है कि बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है। ऑप्शन 1 लगभग 20 किलोमीटर, ऑप्शन 2 लगभग 26 किलोमीटर, ऑप्शन 3 लगभग 32 किलोमीटर या ऑप्शन 4 लगभग 42 किलोमीटर। कर्क रेखा का नाम कर्क तारामंडल के नाम पर पड़ा है। 36,788 किलोमीटर लंबी कर्क रेखा कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। भारत में ये रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई करीब 26 किलोमीटर है। ये राजस्थान में कालिंजर से होकर गुजरती है। क्या आपको पता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली सल्तनत का निम्न में से कौन सा शासक नहरों का निर्माता था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह का शासन पहले के राजाओं से काफी हटकर था। उसने नए राज्यों को जीतने पर अपनी ऊर्जा नहीं खर्च की, बल्कि उसने स्कूलों, अस्पतालों, नहरों, तालाबों और सरायों का निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया। उसने यमुना से हिसार, सतलज से घग्गर, घग्गर से फिरोजाबाद तक नहरें बनवाईं। इन्हीं वजहों से उसे फादर ऑफ इरिगेशन भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं।
भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? ऑप्शन 1 4.5 घंटे, ऑप्शन 2 5.5 घंटे, ऑप्शन 3 6 घंटे, ऑप्शन 4 3.5 घंटे। 19वीं शताब्दी में लंदन काफ़ी एडवांस समुद्री शक्ति था। यहाँ के नाविक ग्रीनविच में स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी को 0 डिग्री देशांतर मानकर समय की गणना करते थे। बाद में पूरे विश्व में यही व्यवस्था लागू हो गई और यहाँ से ही समय की गणना होने लगी। भारत के स्टैंडर्ड समय को 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से गिना जाता है और ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। क्या आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर बदलने पर समय में कितने मिनट का फर्क पड़ता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली सल्तनत के निम्न में से किस शासक ने भूमि नापजोख के पश्चात भूमिक राजस्व तय किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों में किसानों से टैक्स राजा के पास सीधे नहीं जाता था, बल्कि टैक्स को कुछ क्षेत्रीय सरदारों, जिनको खुद मुकदम या चौधरी बोलते थे, उनके पास जमा किया जाता था। बाद में इनके पास से कुछ टैक्स राजा के पास जाता था। चूंकि राजा के पास बहुत कम मात्रा में टैक्स जाता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों से सीधे ही टैक्स लेने के लिए भूमि का नापजोख चालू किया और इसी के आधार पर टैक्स निर्धारित किया। क्या आपको पता है कि खराज नामक टैक्स किस चीज़ पर लगाया जाता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान निम्न में से किसके करीब आंका गया है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 18000 डिग्री सेल्सियस या 24000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के अलग अलग परतों का तापमान अलग अलग होता है। अगर बात करें सूर्य की सबसे भीतरी परत की, तो इसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री तक पहुंच जाता है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान करीब 5600 डिग्री सेल्सियस है और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का तापमान करोड़ों डिग्री होता है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन पहला व्यक्ति था जिसने कहा कि दुनिया गोल है? अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी, स्ट्राबो। चंद्रमा की कलाओं को देखकर सबसे पहले पाइथागोरस ने करीब 500 ईसा पूर्व में अनुमान लगाया कि पृथ्वी गोल है। बाद में अरस्तु ने 350 ईसा पूर्व में अलग अलग जगहों से अलग अलग तारामंडलों को देखकर ये पाया कि भूमध्य रेखा से दूर जाने पर तारामंडल भी दूर होते जाते हैं। इस निरीक्षण के आधार पर ही अरस्तु ने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है। क्या आपको पता है कि सौरमंडल का सूर्य केंद्रीय मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 पवन द्वारा अपर्दन, ऑप्शन 2 जल द्वारा अपर्दन, ऑप्शन 3 पवन द्वारा निक्षेपण, ऑप्शन 4 जल द्वारा निक्षेपण। हवा और पानी दोनों ही पृथ्वी पर तरह तरह की भू आकृतियां बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। पानी के द्वारा अपर्दन से बनने वाली आकृतियों में घाटियां, गोर्स, कैनियन आते हैं, जबकि इनके द्वारा डिपोजिशन से बनने वाली आकृतियों में डेल्टा, अलुवियल फैन और गोखुर झील प्रमुख हैं। हवा द्वारा अपर्दन से बनने वाली सबसे महत्वपूर्ण आकृति मशरूम पत्थर और डिपोजिशन से बनने वाली सबसे प्रमुख आकृतियां रेत के टाइल और लोएस हैं। क्या आपको पता है कि लहरों के द्वारा होने वाले अपर्दन और डिपोजिशन से कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भवन निर्माण कला में द्विगुंबद प्रणाली निम्न में से किस वंश के शासनकाल में प्रचलित हुई? खिलजी, लोदी, तुगलक या शार्की। दिल्ली में मुस्लिम शासकों के राज करने से पहले भारत में गुंबद वाली इमारतों का चलन नहीं था, लेकिन गुलाम वंश के शासनकाल में कुछ गुंबद वाली इमारतें बननी चालू हो गई थीं। बलबन का मकबरा और अली दरवाज़ा शुरुआती गुंबद वाली इमारतों के कुछ उदाहरण हैं। कुछ समय बाद में लोधी वंश के समय पहली द्विगुंबदीय इमारतों का निर्माण शुरू हुआ।
सिकंदर लोदी का मकबरा इसका एक प्रमुख उदाहरण है। क्या आपको पता है कि हुमायूं का द्विगुंबदीय मकबरा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं।